चंद्रगढ़ के विशाल द्वार भारी गड़गड़ाहट के साथ खुलते हैं। सूर्य की पहली किरणें पत्थरों पर पड़ती हैं। पहरेदार अपनी जगह पर स्थिर हो जाते हैं। राजा सूर्य प्रताप अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं। उनके चलने की गति नपी तुली है। गलियारे में उनके कदमों की गूंज सन्नाटे को चीरती है। उनके साथ मुख्यमंत्री और सेनापति चल रहे हैं, लेकिन कोई भी शब्द नहीं बोल रहा। वे सीधे सभा भवन की ओर बढ़ते हैं। सभा भवन के द्वार खुलते ही ठंडी हवा अंदर आती है। राजा बीचों बीच रखे बड़े नक्शे के पास रुकते हैं। वे अपना हाथ मेज पर रखते हैं। वे चारों ओर फैली शांति का निरीक्षण करते हैं। हर एक पल की योजना पहले से तय है। वे अपनी नजरें नक्शे पर टिकाते हैं और सेनापति की ओर मुड़ते हैं। उनके चेहरे पर केवल कर्तव्य का भाव है। राजा सूर्य प्रताप नक्शे के एक कोने पर उंगली रखते हैं। सेनापति सीमा की सुरक्षा स्थिति का विवरण देना शुरू करते हैं। राजा ध्यान से सुनते हैं। उनकी नजरें नक्शे पर अंकित पहाड़ों और नदियों के रेखा चित्रों पर टिकी हैं। वे सेनापति को कुछ निर्देश देते हैं, जो तुरंत अपनी डायरी में नोट करते हैं। इसके बाद राजा का ध्यान उत्तर की ओर मुड़ता है। वे कोषाध्यक्ष को बुलाते हैं और राज्य के उत्तरी हिस्से की बंजर भूमि की ओर इशारा करते हैं। वहां सिंचाई के लिए नई नहरें खोदने का प्रस्ताव मेज पर रखा जाता है। राजा धूल भरी पोथियां पलटते हैं और जल प्रवाह के रास्तों का मिलान करते हैं। वे एक भारी धातु की अंगूठी निकालते हैं। मोम को पिघलाकर वे उस पर अपनी राजमुद्रा अंकित करते हैं। थप्पा लगने की आवाज सभा भवन में गूंजती है। कहा, आदेश पत्र को सचिव के हाथों में थमाया जाता है। राजा का हाथ एक पल के लिए भी नहीं कांपता। वे जानते हैं कि नहरों का यह जाल आने वाली फसल के लिए जीवन रेखा बनेगा। वे मेज से पीछे हटते हैं और खिड़की की ओर देखते हैं, जहां से दूर तक फैली उपजाऊ भूमि का दृश्य दिखाई देता है। सभा भवन में काम का सिलसिला जारी था कि तभी एक व्यक्ति भीतर दाखिल हुआ। उसने साधारण व्यापारियों जैसा व्यवहार किया, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी सतर्कता थी। वह सीधे राजा के पास पहुंचा और सुरक्षा घेरे को पार करते हुए उनके करीब झुक गया। उसने अपनी हथेली को होंठों के पास ले जाकर फुसफुसाते हुए कुछ कहा। राजा के चेहरे की मांसपेशियों में कोई खिंचाव नहीं आया। उन्होंने अपनी दृष्टि नक्शे से नहीं हटाई, जैसे कि वह सूचना उनके लिए पहले से ही अपेक्षित हो। गुप्तचर के पीछे हटते ही राजा ने पास खड़े एक दूत को अपनी ओर बुलाया। उन्होंने दूत के कंधे पर हाथ रखा और धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में ग्रामीण क्षेत्रों में फैले भ्रष्टाचार की जांच का आदेश दिया। दूत ने झुककर अभिवादन किया और तेजी से सभा भवन से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। महल के गलियारों में अब हलचल बढ़ गई थी। पहरेदार एक दूसरे को संकेत दे रहे थे और सचिवों की फाइलें पलटने की आवाजें तेज हो गई थीं। राजा ने अपनी मेज पर रखे राजदंड को मजबूती से पकड़ा और खिड़की के बाहर की ओर देखा। महल के भीतर का वातावरण अब बदल चुका था। राजा ने एक लंबी सांस ली और अगले प्रशासनिक कदम के लिए अपनी कलम उठाई। दोपहर की ढलती धूप के साथ ही खुली सभा का बिगुल बज उठा। महल का मुख्य द्वार खुलते ही आम नागरिकों की भीड़ अंदर उमड़ पड़ी। सभा भवन के बीचों बीच एक खाली जगह बनाई गई थी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक व्यक्ति आगे बढ़ा। वह रामू था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह राजा के सिंहासन के सामने आकर रुक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से अपने झोले को खोला और एक मुट्ठी अनाज निकालकर राजा के चरणों में रख दिया। अनाज के दाने पत्थर के फर्श पर गिरकर बिखर गए। रामू ने अपना सिर झुकाया और फटी हुई आवाज में बोला, महाराज, मैंने बंजर जमीन को अपने पसीने से सींचा था, लेकिन जमींदार ने अपनी ताकत के बल पर मेरी फसल छीन ली है। उसने अपनी हथेलियां दिखाईं, जो सख्त और फटी हुई थीं। रामू की आवाज सभा भवन की ऊंची छतों से टकराकर वापस आई। दरबार में मौजूद सभी दरबारी एक साथ शांत हो गए। केवल रामू के भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। राजा सूर्य प्रताप ने अपना हाथ उठाया और रामू की ओर देखा। सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर गलियारे में
पहरेदारों के जूतों की आहट भी गूंज रही थी। राजा ने अपना राजदंड मेज पर रखा। अब दरबार में तनाव चरम पर था। हर कोई राजा के अगले शब्द का इंतजार कर रहा था। राजा सूर्य प्रताप ने सचिव की ओर इशारा किया। सचिव तुरंत कक्ष के एक कोने में रखे भारी बक्से के पास गया। ताला खुलने की धातुई आवाज पूरे दरबार में गूंजी। उसने पुरानी पोथियां बाहर निकाली और उन्हें मेज पर बिछा दिया। पन्नों के पलटने की सरसराहट सन्नाटे को चीर रही थी। राजा ने अपनी कुर्सी से उठकर उन अभिलेखों पर झुककर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उंगलियों से उन पर अंकित मोहरों को बारीकी से छुआ। एक एक शब्द को पढ़ते हुए उनकी भौहें तन गईं। तभी उन्होंने अपने पास रखे एक और दस्तावेज को मंगाया। यह वही गुप्तचर रिपोर्ट थी जिसमें रामू की मेहनत का पूरा ब्यौरा दर्ज था। राजा ने एक हाथ में पुरानी पोथी पकड़ी और दूसरे हाथ से गुप्तचर की रिपोर्ट के आंकड़ों का मिलान किया। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें राजा के हाथों पर टिकी थीं। राजा ने मेज पर रखे दीप को और करीब किया ताकि वे स्याही के हर बारीक निशान को देख सकें। वे रिपोर्ट के तथ्यों को भूमि के पुराने नक्शों से मिला रहे थे। राजा की आंखों में एक कठोर चमक थी। उन्होंने रिपोर्ट को मेज पर रखा और एक गहरी सांस ली। राजा ने राजदंड की ओर अपना हाथ बढ़ाया। राजा सूर्य प्रताप ने भारी राजदंड को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। धातु के राजदंड के फर्श पर टकराने की गूंज पूरे सभा भवन में बिजली की तरह दौड़ गई। राजा का चेहरा पत्थर की तरह स्थिर था। उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया और घोषणा की, यह भूमि उस व्यक्ति की है जिसने इसे अपने पसीने से सींचा है, न कि उसकी जिसने केवल कागजी दावे किए हैं। दरबार में एक सन्नाटा पसर गया। जमींदार के पैर कांपने लगे। उसने अपना सिर उठाया और कुछ कहना चाहा, लेकिन राजा की कठोर नजरों ने उसे चुप करा दिया। राजा ने राजदंड से जमींदार की ओर इशारा किया। उन्होंने आदेश दिया कि इसे तुरंत दरबार से बाहर निकाला जाए। 2 पहरेदार आगे बढ़े और जमींदार के कंधों को पकड़कर उसे घसीटते हुए मुख्य द्वार की ओर ले गए। जमींदार के जूतों की रगड़ पत्थर के फर्श पर सुनाई दे रही थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन राजा की दृष्टि अब रामू पर केंद्रित थी। रामू के चेहरे पर अविश्वास और राहत की लकीरें उभर आईं। राजा ने राजदंड को वापस अपने आसन के पास रखा। दरबार के स्तंभों के बीच हवा का दबाव जैसे कम हो गया। न्याय की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। जमींदार को महल की सीमा से बाहर धकेल दिया गया और भारी लकड़ी का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। राजा सूर्य प्रताप ने अपने सचिव को संकेत दिया। सचिव एक मखमली थैली लेकर रामू के पास पहुंचा। थैली खुलते ही सोने के सिक्कों की खनक पूरे दरबार में गूंज उठी। राजा ने स्वयं आगे बढ़कर रामू के हाथों में अनाज की वह मुट्ठी वापस रखी जिसे उसने न्याय के लिए अर्पित किया था। रामू के कांपते हाथों ने अनाज को मजबूती से थाम लिया। उसके चेहरे पर जमी धूल के बीच से पसीने की बूंदें चमक रही थीं। राजा ने उसे पुरस्कार स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं भेंट कीं। रामू ने अपना सिर झुकाया और राजा के चरणों में झुककर कृतज्ञता व्यक्त की। दरबार में मौजूद अन्य किसान और नागरिक यह दृश्य देखकर स्तब्ध थे। अचानक सभा भवन के भीतर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। यह ध्वनि स्तंभों से टकराकर पूरे महल में फैल गई। लोगों की आंखों में चमक थी। वे एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। न्याय की इस जीत ने दरबार का वातावरण बदल दिया था। भीड़ में से कुछ लोग आगे आए और राजा की जय जयकार करने लगे। रामू ने अनाज की थैली को अपने सीने से लगा लिया। वह धीरे धीरे दरबार से बाहर की ओर बढ़ा। उसके कदम अब पहले से कहीं अधिक स्थिर थे। बाहर खड़े पहरेदारों ने भी रामू को सम्मान देते हुए अपने भाले नीचे कर लिए। प्रजा के बीच राजा के प्रति विश्वास की एक नई लहर दौड़ गई थी। शाम ढलते ही राजा सूर्य प्रताप ने राजकोष के बही खाते खोले। पन्नों पर दर्ज आंकड़ों को देखते हुए उनकी उंगलियां रुक गईं।
नहरों और सड़कों के निर्माण में खर्च का ब्यौरा स्पष्ट था। तभी एक दूत हाँफते हुए कक्ष में दाखिल हुआ। उसने झुककर सूचना दी कि राज्य के उत्तरी क्षेत्र में बारिश न होने से फसलें सूख गई हैं। राजा ने बिना एक पल गंवाए अपनी मेज पर रखी मोहर उठाई। वे तुरंत महल के अनाज गोदामों की ओर चल पड़े। भारी लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने पहरेदारों को ताले तोड़ने का आदेश दिया। लोहे की जंजीरें झंझनाकर फर्श पर गिरीं। अनाज की बोरियों से उठती धूल हवा में फैल गई। राजा ने स्वयं एक बोरी का मुंह खोला और मुट्ठी भर अनाज निकाला। उन्होंने तुरंत रसद विभाग को बैलगाड़ियों में अनाज लादकर रवाना होने का निर्देश दिया। राजा स्वयं घोड़े पर सवार होकर सूखे प्रभावित क्षेत्र की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जमीन दरारें खा चुकी है। उन्होंने राहत शिविरों का निरीक्षण किया और स्वयं अपने हाथों से अनाज का वितरण शुरू किया। राजा की उपस्थिति ने वहां के लोगों में फिर से उम्मीद जगा दी। उन्होंने तुरंत कुएं खोदने के लिए अतिरिक्त श्रमिक बुलाने का आदेश दिया। रात का सन्नाटा पूरे महल में फैल चुका था। इन मशालों की रोशनी गलियारों की दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। राजा सूर्य प्रताप अपने कक्ष से बाहर निकले और बालकनी की ओर बढ़े। उन्होंने पत्थर की मुंडेर पर हाथ रखा और ठंडी हवा का अनुभव किया। नीचे पूरा चंद्रगढ़ सो रहा था। दूर खेतों की ओर देखते हुए उन्होंने गहरी सांस ली। उन्हें रामू जैसे किसानों के चेहरे याद आए, जिन्होंने अपनी मेहनत से राज्य को सींचा था। राजा ने एक छोटी मेज पर रखे मिट्टी के दीप की बत्ती को उंगली से ठीक किया और उसे जलाया। लौ की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। उन्होंने पास ही रखी स्याही की दवात खोली और ताड़पत्रों को व्यवस्थित किया। कलम की नोक कागज पर टिकी। उन्होंने अगले दिन के प्रशासनिक कार्यों की सूची बनाना शुरू किया। नहरों के विस्तार, बीज वितरण और जल संरक्षण की योजनाओं के बिंदु एक एक करके लिखे जाने लगे। राजा ने महसूस किया कि उनके राजदंड का वजन केवल सोने की धातु में नहीं है। उनकी असली शक्ति उस अटूट विश्वास में है जो प्रजा ने उन पर जताया है। उन्होंने कलम को स्याही में डुबोया और अगली योजना का पहला शब्द लिखा। दीप की लौ थोड़ी फड़फड़ाई, लेकिन राजा का हाथ स्थिर था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, जहां भोर की पहली आहट के साथ राज्य का भविष्य करवट ले रहा था। उन्होंने एक बार फिर कागज पर ध्यान केंद्रित किया। जिम्मेदारी का यह क्रम अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था।